विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सूरज द्विवेदी सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास चलेगा वो इतिहास का पहला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक सिलेबस को उठा के देखेंगे तो ये जरूर मिलेगा। आप महसूस करिए मैं इतिहास पढ़ाने नहीं, इतिहास दिखाने जा रहा हूं। आज जो सिंधु घाटी सभ्यता आपके बीच चलने वाली है ये इतिहास का पार्ट जरूर है, लेकिन मैं आपको साक्षात सामने दिखाने वाला हूं। आप महसूस करिएगा, एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको तैयार रखना है, ये जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये जो कहानी चल रही है ये सिंधु घाटी सभ्यता की आज के 5000 साल पीछे की कहानी। ठीक, आते हैं देखते हैं ये कहानी कहां की है। तो भारत का मैप देखेंगे तो भारत का आप देखेंगे तो सबसे पश्चिमी भाग ये जो किनारे देख रहा है वो पाकिस्तान, ठीक है ना। यहां क्षेत्र इसका हम देखते हैं। ये जो कहानी चलेगी ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी पश्चिमी आपको भाग बताया था, तो इसका सबसे उत्तरी भाग आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? मांडा, ठीक है ना। और सबसे ये पूर्वी भाग पूछेगा तो क्या कहेंगे? आलमगीरपुर, ठीक है ना। सबसे दक्षिणी भाग पूछेगा तो क्या बोलेंगे? दैमाबाद। और सबसे पश्चिमी भाग पूछेगा तो ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसकी ये जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है? 1600। ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है? 1400। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसका ये जो भाग है ये कितना है? 1300, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बता रहे हैं। ये कहां पे आया? मानो इस धरती पे माना जाता है जहां से साक्ष्य मिला है वो सबसे अच्छा साक्ष्य इन्हीं लोगों का मिला है, ठीक है ना। ये कहां रहते थे? ये आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। ये मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र यानी मुंबई वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहां पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान। तो ये ध्यान से देखिए, भारत से लेके पाकिस्तान तक इसका पूरा का पूरा विकास था, ठीक है ना। अगर इसका आकार पूछेगा तो आकार आप क्या करेंगे? त्रिभुजाकार। क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार। सर त्रिभुजाकार तो आपने बताया, लेकिन हम देख रहे हैं तो ये चतुर्भुज तरीके से बन रहा है, ठीक। तो इधर का जो क्षेत्र है यहां पे न के बराबर स्थल मिले, केवल यहां पे मिला है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको 2-3 नामों से जानते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसको सिंडोन सभ्यता भी कहते हैं। इसको सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं, घाटी सभ्यता। ध्यान से देखिएगा, अब सबका नाम आप पहले नाम जानने की कोशिश पूरा करिए। वो आपको अगर आपको ये चैप्टर से भ्रमित करना चाहेगा तो सिंधु सभ्यता न कह के वो कांस्ययुगीन सभ्यता बोल सकता है, सिंडोन सभ्यता बोल सकता है, या सरस्वती सभ्यता, या सिंधु सभ्यता, या हड़प्पा। ये सब इसी के नाम है, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, आदर्श जी का यहाँ आदर्श नाम है, घर का मंगल, ठीक। ऐसे मेरा यहां का कुछ और नाम है, घर का कुछ और नाम है। तो सबके 2 नाम है लेकिन इसके 5 नाम है। पांचों नाम को देखिएगा। दरअसल ये जब इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला
तो सबसे पहली जो जगह हमें पता चली थी वो जगह थी हड़प्पा। कौन सी जगह थी? हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि पूरे कई जगह हैं, उन सभी में पहला जो जगह मिला वो हड़प्पा मिला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता बोले। दूसरी चीज, ये सिंधु नदी, आपको मैंने सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, ऊपर से भारत के पाकिस्तान जा रही थी, ठीक है ना। आप जरा कल्पना करिए, आप जहां बैठे हैं, अगर पूरा संसाधन आपके पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब सबको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना, तो आपका जीवन हमेशा नदियों के किनारे रहेगा। अब जब आपके पास हैंडपंप नहीं रहेंगे, समरसेबुल नहीं रहेगा, तो पानी के बिना कोई जिंदा रह नहीं सकता। तो सब लोग गंगा के किनारे घर बनाने लगेंगे और गंगा के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। ये आज के 5000 साल पहले की कहानी है। उस समय ना समरसेबुल लगता था ना हैंडपंप लगता था, मतलब आप पानी कहीं से भी जहां चाहे वहां से नहीं निकाल सकते थे। कुआं जरूर था, लेकिन कुआं भी ये लोग नदी के किनारे इसलिए घर बनाते थे ताकि खुदाई में, कम खुदाई में ही हमें पानी मिल जाए, ठीक है ना। तो हमेशा ये सभ्यता पूरा नदियों के किनारे बसा हुआ है। मैंने जब भारत में सिंधु तंत्र पढ़ाया था तो आपको बताया था सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, ऐसे कई नदियां थी। उन नदियों के बीच में ये लोग रहा करते थे, क्योंकि इनको पानी की जरूरत होगी तो पानी तुरंत बगल में जाके ले सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए ये नदियों के किनारे बसे हुए सारे शहर थे, ठीक। अब सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, जो जितना गई रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, उन सभी में सबसे बड़ी कौन सी थी? सिंधु नदी। इसलिए इसको हम सिंधु सभ्यता बोलने लगे, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे ही पूरा क्षेत्र था, ठीक है ना। तीसरा नाम, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां के लोग सबसे ज्यादा, कांस्य एक धातु होता है, उस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे, इसलिए इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया। तीसरी चीज, इसको सिंडोन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी, इसकी क्या थी? बराबरी। जब वहां पे लोग रहा करते थे उस समय यहां भी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। तो ये सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, वहां के लोग, ठीक है ना, ये भारत के लोगों को सिंडोन कहते थे। कपास की खेती ज्यादा होती थी, कपास का व्यापारी, हम लोग कपास खूब बेचा करते थे उन लोगों को, तो उनकी भाषा में कपास को सिंडोन कहते थे, तो हम लोगों को वो सिंडोन सभ्यता बोलने लगे, ठीक है ना। इसके बाद एक आया नीचे सरस्वती घाटी सभ्यता। सरस्वती नदी आज अस्तित्व में एकदम न के बराबर पहुंच चुकी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था आज के 5000 साल पहले, जब सरस्वती नदी जो है अपने पूरा सदाबहार नदियों में एक रहा करती थी, हमेशा 12 महीने वो क्या करती थी? बहती रहती थी, ठीक। उस समय इसमें पानी की कोई कमी नहीं थी, और ये जितना भी क्षेत्र इसमें लिखा गया है, सबसे ज्यादा क्षेत्र, सबसे ज्यादा जगह जहां पे घर और इनका जो सामान मिला वो सरस्वती नदी के किनारे मिला, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। समझ में आया? सबसे पहले हड़प्पा मिला, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सबसे बड़ी नदी है, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा गया। कांस्य धातु का प्रयोग ज्यादा किया, इसलिए कांस्य सभ्यता कहा गया। सिंडोन, कपास को सिंडोन कहा जाता है, इसलिए कपास के लोग व्यापारी थे, इसलिए इनको सिंडोन सभ्यता कहा गया। सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती नदी के किनारे इनके सबसे ज्यादा क्षेत्र मिले, इसलिए इन्हें सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनका ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे पूर्व में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। जब भारत आजाद हुआ 1947, तब तक केवल 40 क्षेत्र ऐसे थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद इस पे जब कार्य किया जाने लगा तो केवल भारत में ही 1400 क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। 997 जगह पाकिस्तान में है और 2 जगह अफगानिस्तान में है। बहुत बृहद क्षेत्रफल में ये फैला हुआ पूरी सभ्यता थी। ये हमारे और आपके पूर्वजों की कहानी नहीं, सच्ची घटना है, ठीक है ना। आप जानिए, जब इंसान इस धरती पे आया तो वो रहता कैसे था, उसकी सभ्यता क्या थी, उसकी परंपराएं क्या थी। अगर उसको पढ़ेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि सच में हम उन्हीं के वंशज हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें आज भी हमसे मेल खाएगी, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हुआ, इसको मिटा के मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। फोटो ले लीजिए।
चलिए कुछ इसके इतिहास के बारे में मैं बताता हूं, थोड़ी देर रुके रहिए, ध्यान से देखिएगा। इसके इतिहास के बारे में आप ध्यान से रखिए। एक थे चार्ल्स मेंसन, चार्ल्स मेंसन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक। चार्ल्स मेंसन ने देखा, इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि भारत के पश्चिमी किनारे पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग करते क्या है, घर बनाना हो, जैसे घर बनाना है तो जमीन की खुदाई करते हैं और पत्थर पका, एकदम पका पकाया पत्थर मिलता था और ले जाके अपना घर बनाते थे। चार्ल्स मेंसन ने उस समय भारत में अंग्रेजों का गवर्नमेंट चलता था, उनको ये सूचना दी कि ऐसी क्या चीज है कि जमीन के अंदर से पकी ईंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो विशेष है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों को क्या मतलब है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कहा फालतू पैसा खर्च होगा, उन्होंने इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप जानते होंगे भारत में पहली बार ट्रेन 1853 ईस्वी में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, थाने से, मुंबई से थाने तक, ठीक, 34 किलोमीटर, ठीक। जब ट्रेन का विकास हुआ, ट्रेन के पटरियों का विकास हुआ, ठीक, तो जब पटरियां बनाई जाती हैं तो उसकी मिट्टी को अच्छे से परखा जाता है, ऐसा नहीं कि बारिश हो मिट्टी बहे पटरी वहीं पे धंस जाए, तो मिट्टी को परखने के बाद तब वहां पे पटरियां बिछाई जाती है। जब ये दौर आया तो यहां पे पटरी बिछानी थी, कहां से, आप ध्यान रखिएगा, ये कराची पाकिस्तान का है और लाहौर, ठीक है ना, इन दो जगहों के बीच रेल की पटरी बिछानी थी। और ये जो पटरी बिछाने वाले अधिकारी थे उनका नाम क्या था, राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी, पहले लिखिए, दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है ना, यहां तिरियक गुणा कर देंगे हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पहले व्यक्ति थे दयाराम सहनी, दयाराम सहनी अधिकारी हैं जो रेलवे की पटरियों को बिछवा रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कुछ ऐसे लोग हैं, रेल की पटरियों के बीच में छोटे छोटे गिट्टियां डाली जाती हैं, आप देखेंगे कई बहुत ढेर सारी गिट्टियां रहती हैं, ठीक है ना। तो यहां जो काम करने वाले वर्कर थे वो गिट्टियों का पैसा ले लेते थे और कहते थे ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसके अंदर गिट्टी डाल दूंगा। और करते क्या थे, जाते थे, खुदाई करते थे, ईंट मिलता था उसको तोड़ तोड़ के पटरियों के बीच डाल देते थे, ठीक है ना। तो दयाराम सहनी ने इसकी सूचना दी गवर्नमेंट को कि कुछ तो चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पे पकी पकाई ईंट जमीन के अंदर से मिलती है। गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, फिर ध्यान नहीं दिया। अब पटरियों का जब विस्तार होने लगा और जब सिंधु घाटी सभ्यता जो मेन जगह था हड़प्पा, जब हड़प्पा वाले क्षेत्र पे पटरी बिछाने लगी तो अब पटरी बिछाने के लिए खुदाई करना पड़ेगा। जैसे ही खुदाई किए अंदर पूरा शहर मिलता चला गया, एकदम बना बनाया घर, 5-6 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, सारी व्यवस्था से लैस, ठीक है ना। और एकदम पास, ये नहीं एक घर यहां मिला एक वहां, ऐसा कुछ नहीं, एकदम एक साइड से पूरा घर, जितना खुदाई करते उतना बड़ा शहर दिखता चला जाता था। सब आश्चर्य में पड़े और इस पूरे क्षेत्र को गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगाया और इस पे अब रिसर्च शुरू हुआ, ठीक है ना। जब खुदाई की गई तो अंदर जमीन के अंदर खूब बड़ा सा शहर मिला। वो जो शहर मिला वो पहला शहर था हड़प्पा। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1921। इसके बाद किसकी खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो 1922। अब आपसे 2 क्वेश्चन तुरंत पूछेगा, 1921 में कौन सा सिंधु सभ्यता का शहर खोजा गया, तो आप कहेंगे हड़प्पा। 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को खोजने वाले दयाराम सहनी थे और मोहनजोदड़ो खोजने वाले राखलदास बनर्जी। अब 2 जगह मिला। इसका नाम मोहनजोदड़ो क्यों रखा गया, क्योंकि यहां जब खुदाई हुई थी तो यहां पे मिट्टी के नीचे घर तो मिले और वहां पे इंसानों का कंकाल, मतलब खूब ढेर सारी हड्डियां भी मिली, ठीक। और बहुत व्यापक मात्रा में हड्डी मिलने के कारण इसको मोहनजोदड़ो नाम दिया गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होगा, मृतकों का
टीला, ठीक है ना। और इतनी ज्यादा यहां इन दोनों जगह पे इतनी हड्डियां मिली कि माना जाता है कि लगभग 43 से 44 हजार हड्डियां यहां प्राप्त की गई। उस समय यहां 44 से 45 हजार लोग इन दोनों शहरों में रहा करते थे। इसीलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे? जुड़वा राजधानी अगर आपसे पूछा तो आप कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये जुड़वा राजधानी क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या, ठीक है ना। जैसे आज पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, 1000 साल बाद यहां पे कोई आए और खुदाई करके भारत को देखे तो दिघिया में आएगा तो सड़क पे तो एक किनारे घर मिलेगा, थोड़ा सा अगल बगल हुआ तो एक घर वहां, फिर पता चला एक घर वहां, फिर वहां, ऐसे दूर दूर मिलेगा। लेकिन दिल्ली में जहां फावड़ा मारेगा वहीं पे घर मिलेगा। पक्की बात है ना। तो इसका मतलब दिल्ली सबसे ज्यादा विकास की तो वो राजधानी रहा होगी। ऐसे लोग अनुमान, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ये सब अनुमान पे आधारित है। कोई व्यक्ति यहां का जिंदा नहीं है कि जो बताया है हमको। ये जो चीजें मिली उस चीजों से अनुमान लगाया गया है, ठीक। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रियलिटी ये है कि हम लोग 10% भी नहीं जानते, ठीक। ये लोग लिखते भी थे, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि रहा करती थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक ये लोग क्या लिखे हैं कोई पढ़ भी नहीं पाया है। वो लोग लिख के गए हैं, लिखा हुआ चीज भी है, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया कि उसमें लिखा क्या है, ठीक। अब देखिए 1921 ईस्वी में ये जगह तो खोजा गया, लेकिन ये जगह इतना व्यवस्थित तरीके से था क्योंकि उस समय पूरी दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं पूरे विश्व की, ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं है जहां पकी ईंट के घर बने हो। केवल हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी थी जहां पे पकी पकाई ईंट के घर, मतलब पक्का मकान जिसको कहते हैं, उस समय पक्का मकान ये लोग बनाए थे। ऐसी सभ्यता पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। तो अंग्रेजों को लगा जिस दिन इसके बारे में पूरी दुनिया जानेगी, वो समझ, अंग्रेज मतलब उस समय का पूरी दुनिया पे राज्य करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। अंग्रेज पूरी दुनिया पे अब कब्जा किए थे। अंग्रेज कहे अगर ये नाम बताया तो पक्की बात होगी कि यहाँ पे भारत का नाम होगा, पुरानी सभ्यता में सबसे बेहतरीन सभ्यता का नाम आएगा तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। इसको छिपाना वो शुरू कर दिए, ठीक है ना। लेकिन कब तक छिपाएंगे, ठीक। अगर थोड़ा सा क्षेत्र होता तो छिपा लेते। जितना खुदाई कर रहे हैं, जहां खोद रहे हैं वही शहर दिख रहा है, वही शहर मिल रहा है, वही घर मिल रहा है। अंत में रहा नहीं गया और 1924 ईस्वी में पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक नहीं, सबसे विकसित और सबसे समृद्ध सभ्यता में से एक है, ठीक है ना। अब आइए इनके घरों और इनके सड़कों के बारे में देखते हैं। यह सभ्यता दो चीजों से ज्यादा जानी जाती है, एक नगर नियोजन, दूसरा जल निकास प्रणाली। ध्यान से देखिए, यह पूरी दुनिया में दो चीज के लिए फेमस है। नगर नियोजन मतलब आप कहीं भी जाएंगे सबका घर एक सिस्टमैटिक तरीके से रहेगा, ठीक है ना। आज भी आप देखते होंगे सड़क पे किसी का बारजा सड़क के ऊपर आ गया है, ठीक है ना, और किसी का घर देख रहे होंगे खूब पीछे है और रोड लगी हुई है। यहां ऐसा नहीं था, जो भी घरें थी एक समान थी, एक लाइन से पूरे घर बनाए गए थे, ठीक। सबकी लंबाई चौड़ाई ये सब, एक घर में 5-5 कमरे, और जिस व्यवस्था से एक घर बना उसी व्यवस्था से सारे घर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय का कोई राजा रहा हो और राजा अपने से एक नक्शे पे पूरा का पूरा शहर बना दिया हो, ठीक है ना। ऐसा महसूस होता है देख के, लेकिन ऐसा था नहीं। ये इन लोगों का घर सबसे बेहतरीन तरीका से ये था कि इनके यहां जितने भी घर थे सब सिस्टमैटिक थे, एक लाइन से बनाए गए थे, रोड के किनारे दोनों तरफ घर रहा करते थे। जो आज हम लोग शहर कहते हैं, अगर एक बीच में रोड है और दोनों साइड खूब ढेर सारे घर है तो वो धीरे धीरे गांव से नगर का रूप लेता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे वही शहर का निर्माण हो जाता है। जब गांव भी अंदर भी भरने लगा तो वो शहर बन जाता है।
तो उस समय का ये शहर था, जबकि उस समय दुनिया के लोग गांव में ही नहीं बस पाते थे, कच्चा घर भी नहीं बना पाते थे, ठीक है ना। इतना ही नहीं, दुनिया के अदर सभ्यता केला का पत्ता लपेट के घूमती थी, लेकिन ये लोग कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, वो भी डिजाइन वाले कपड़े पहनते थे। इतना अमीर लोग रहा करते थे। ये हमारे पूर्वजों की कहानी है, विदेशों की नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये अपने घर की जो प्रणाली है, जो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बना है, इसके लिए पूरी दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका जल निकास प्रणाली। आप देखते होंगे, अगर आप शहर चले जाएं, चाहे छोटा शहर हो, चाहे बहुत बड़ा शहर हो, चाहे जैसा शहर हो, अगर थोड़ी सी अच्छी सी बारिश हो जाए ना, तो नाली के पानी सड़क पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आपको सड़क, जितने भी वहां शहर की सड़कें होंगी, हर सड़क की सड़कों से बदबू आएगी आपको, इतनी गंदी व्यवस्था है। मतलब हमारे शहरों की इतनी औकात नहीं है कि थोड़ी सी बारिश को सहन कर सके, नालियां ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मेढक सड़क पे दौड़ने लगेंगे, ठीक है ना, और हम लोग सड़क को छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। तो यहां क्या था, इनके बगल की जो नालियां थी, वो नालियां इतनी व्यवस्थित थी कि नाली कभी जाम नहीं होती थी, ऊपर से हमेशा ढका हुआ रहता था, ताकि मच्छर वगैरह ना पैदा हो सके। इतना ज्ञान था उन लोगों को, ठीक। और तुम्हें कितना ज्ञान है देख लो, पुलिस का पेपर दे रहे हो, 70 नंबर नहीं पा रहे हो। तो अपना और उनका तुलना करो कि 5000 साल पहले तुम्हारे पूर्वज इतने बुद्धिमान हुए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बना के चले गए, और तुम क्या कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब हुआ क्या, ये नाली जो जाता था, ऐसा नहीं था कि आपका घर यहां है, थोड़ा नागिन चाल नाली बना दे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक तरीके से गली का नाला बड़े सड़क के नाले से जाके मिलता था, बड़े शहर का नाला शहर के बाहर कहीं जाके गिरता था। शहर में 1% गंदगी नहीं रहती थी, पूरा शहर के बाहर पूरा कचरा वो लोग करते थे, ठीक है ना। इतने व्यवस्थित तरीके से ये लोग घर बनाए थे। सब क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको थोड़ा सा फोटो वोटो ले लीजिए, फिर आगे चलता हूं। इसका समय पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, समय 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व। कई किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन सर्वमान यही है, कार्बन डेटिंग। सर वो सब सही से है, लेकिन आप जाने कैसे कि 5000 है, 10,000 क्यों नहीं, ठीक। एक मशीन है कार्बन डेटिंग मशीन, ठीक है ना। कोई भी हड्डी जमीन के अंदर है, उसको निकालो और उस मशीन को लगाओ, वो बता देगी ये हड्डी कितनी पुरानी है। कोई भी पेड़ जमीन के अंदर से मिला, उसको निकालो और कार्बन डेटिंग लगाओ, वो बता देगा कितना पुराना पेड़ है, ठीक है ना। पेड़ों की आयु, हड्डियों की आयु, या चट्टान, जैसे आपने सुना होगा जो है नेपाल के पत्थर को मंगा के राम भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है अयोध्या में, शालिग्राम पत्थर, ठीक है ना। उसकी उम्र निकालेंगे तो सतयुग इतना पुराना है, जब राम भगवान इस धरती पे रहा करते थे तब का वो पत्थर है, ठीक। उसकी उम्र निकाल के तब उसकी मूर्ति बनाई गई, ये ध्यान रखना। मिटाएं इसको। अब आइए इनके घरों में थोड़ा सा घूम लिया जाए, क्यों घूमेंगे कि नहीं। आइए इनके घरों में घूमा जाए, चाय पानी करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो जान लीजिए ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है, और इस पूरे सभ्यता को मैं इस बोर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है ना। इनके पास एक सबसे चौड़ी सड़क रहा करती थी, जिसको राजपथ कहते हैं। राजपथ मैं बोल रहा हूं, ये लगभग 10 मीटर, ठीक है ना, 2 दशमलव कुछ है, 10 मीटर मान लीजिए, 10 मीटर चौड़ी सबसे बड़ी सड़क होती है। और मुख्य मार्ग से और बगल में एक मार्ग ऐसे मिला रहता था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ऐसे एक सड़क इधर लगी रहती थी, और इन सड़कों के बाद ऐसे गलियां रहती थी, ठीक है ना। ये क्या है, गली है इनकी, ये गली, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसा बता रहे हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। कहां घर के दरवाजे कहां खुलते थे, ये सब क्वेश्चन बना है। अब ध्यान रखिएगा, पहली चीज ध्यान से समझिएगा,
सड़क जो होगा वो 90 डिग्री पे ही काटेगा, ये शर्त है। 90 डिग्री मतलब ऐसा नहीं है कि एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क इधर से घुमाते घुमाते यहां जोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब भी सड़क जाएगा बिल्कुल सीधे जाएगा। आज भी हम लोग देखें तो हमारे यहां 90 डिग्री पे हर जगह सड़क नहीं मिलता, अच्छे अच्छे शहर में भी 90 डिग्री पे सड़क नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी सड़क हमेशा 90 डिग्री पे ही मिलती थी। ये सब 90 डिग्री बनाएंगे, देख रहे हैं कि नहीं, समकोण पे सड़कें मिला करती थी। जब मिलती थी सीधे मिलती थी, नागिन चाल नहीं आती थी, कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। अब दूसरी चीज इनका ध्यान से देखिए, जो घर होता था, ये मान लीजिए घर है और घर के जो दरवाजे होते थे ये गली है, ये क्या है, गली। हमेशा घर के दरवाजे हमेशा गली की ओर क्या करते थे, खुलते थे। घर कहां खुलता था, गली में। आज भी आप शहर चले जाएं तो शहर में एक मेन रोड होती है, रोड के अंदर एक गली जाती है और सबका घर उसी गली के अगल बगल से खुलता और आते जाते हैं, यही होता है कि नहीं। इसी को तो शहर कहते हैं। ये व्यवस्था हम 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही अपना लिए थे, ठीक है ना। तो इन सभी का घर जो खुलता था वो सदैव गली की ओर खुलता था, ठीक है ना। कहां खुलता था, गली की ओर खुलता था। तो पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता के घरे कहां खुलती थी, सड़क पे, ठीक है ना, राजपथ यानी बड़े मार्ग पे या गली में। तो आपका जवाब होगा गलियों में खुलता था। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है लोथल। क्या है, लोथल। ये लोथल पड़ता है भारत के गुजरात में। कहां पड़ता है, गुजरात। आज भी ये लोथल है, ठीक है ना। लोथल आज भी अस्तित्व में है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो चुका है। आज गुजरात जाएंगे तो आप लोथल एक स्थान है, घूम सकते हैं, उसी की बात कर रहा हूं। ये जो लोथल था ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का था, ये गली में नहीं डायरेक्ट सड़क पे इसके घर खुलते थे। अब देखिए इसका, ये देखिए ये सड़क है, तो इसके जो घर होते थे इसका मुंह इधर होता था, ठीक, डायरेक्ट सड़क पे, इसमें एक भी गली नहीं होती थी। ये इधर सड़क पे, ये इधर सड़क पे। तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां की मुख्य दरवाजे जो है, घरों के मुख्य दरवाजे सड़कों पे खुलते थे, न कि गली में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसका मेन दरवाजा, मुख्य दरवाजा सड़कों पे खुलता था, न कि गली में, तो आप क्या जवाब देंगे, लोथल। लोथल डायरेक्ट सड़कों पे घूमता था, ठीक है ना। अब इनके गलियों में आए, ठीक, गली में आए, अब इनके घरों में थोड़ा सा घुसते हैं, ठीक है ना। अब इनका घर देखिएगा, एक घर बताऊंगा, ऐसा घर सबका है, ठीक है ना। ये इनका क्या है, घर है, और घर का ये दरवाजा है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का घर बनाया हूं, ठीक है ना, समझते चलिएगा। अब घरों में जैसे कोई भी व्यक्ति एंट्री करेगा तो आगे एक बड़ी सी दीवार, खूब बड़ी सी दीवार ऐसे कर देते थे। ये दीवार क्यों करते थे, इसका अंदाजा पुरातात्विक लोगों ने लगाया, मतलब भूवैज्ञानिकों ने बताया कि शायद उस समय ये घरों में दरवाजे नहीं रहा करते होंगे, और जब भी जानवर, इंसान के अलावा जानवर भी तो घुस सकता है इसमें, अगर जानवर इसमें घुसेगा तो उसको दीवार दिखेगी, तो जानवर के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि इधर से निकल के अंदर पहुंच जाएंगे, वो बाहर से ही दीवार देख के लौट के चला जाएगा, उसको लगेगा ये बंद है। इस वजह से ये 5-6 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती थी। एक तरीका ये बताया गया। कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि यहां की जो मातृशक्तियां रहती थी, उन लोगों को उनकी रक्षा, सुरक्षा हेतु ये दीवारें बनाई जाती थी, ताकि कोई भी आते जाते, गली में खुलता था दरवाजा, आते जाते कोई एकदम अंदर तक न देख ले कि कौन नहा रहा है, कौन खा रहा है, कौन खाना बना रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है पर्दे का काम कर रहा हो ये दीवार, और हर घरों में दीवार बना रहता था, ये पक्की बात थी, ठीक है ना। अब देखिए, घर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश किए तो हम इधर से इनके अंदर गए तो हमें सबसे बड़ा इनका क्या दिखा, ये आंगन। यहां क्या होता था, आंगन। ये जो आंगन था, आंगन में थोड़ी सी गहराई होती थी और उसमें सीढ़ियां लगी रहती थी। कहते हैं कि यहाँ की जो मातृशक्तियां रहती थी, शायद यहाँ पे वो लोग बाहर, पुरुष तो बाहर बगल नदी रहता था वहां नहा लेते थे, लेकिन महिलाएं बाहर नहाने नहीं जाती होंगी, यहीं पे नहा लेती होंगी। तो सर इस आंगन में पानी भरता कौन था, मैटर तो ये फंस गया, ठीक है ना। तो हर घर के किनारे पे एक कुआं मिला है, इस कुएं के द्वारा पानी इसमें डाला जाता था, ठीक है ना। और यहाँ पे इनका किचन, लैट्रिन, बाथरूम का सिस्टम है, ठीक है ना।
यहाँ पे, और पूरी वेल मेंटेन व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जैसा यूज करते हैं लैट्रिन बाथरूम उसी तरीके से, कम्बोर्ड वगैरह भी मिलेगा यहाँ पे, बैठने वाला जो होता है, ठीक, कुर्सी वाला, ठीक, वो सारी भी व्यवस्था इनके पास थी। उसके अलावा 4-5 कमरे थे इनके पास, ठीक है ना। किसी किसी घर में साइड में सीढ़ियां मिली हैं। क्या मिली है? सीढ़ियां। अब भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर किसी घर में सीढ़ी है तो इसका मतलब शायद इनका मकान 2 फ्लोर का या 3 फ्लोर का रहा करता था, और पक्के मकान है तो 2 फ्लोर बनाना कोई आम बात नहीं है, बना सकते हैं आराम से। तो कहते हैं इनका 2 फ्लोर का भी मकान रहता था, लेकिन ये मकान मिट्टियों से दब गया, जर्जर हो गया, इसलिए इसके अंदर की चीजें मिल रही है, ऊपर की चीजें टूट गई है। तो बहुत लोग मानते हैं कि ये 2 फ्लोर का मकान बनाते थे, यानी इनका भवन 2 तल का होता था, ये ध्यान रखिएगा। और एक घर में लगभग 4-5 कमरे रहा करते थे इनके, ठीक है ना। ये इनके घर का ये पूरा का पूरा मानचित्र है, ठीक है ना। चलिए इनका घर देख लिए, अब आइए इनके शहर को देखते हैं, ठीक। जिसको चाय पानी करना हो ये किचन है, इसी में जाके कर ले, ठीक है ना। अब आइए इनके शहर की बात करते हैं, ठीक है ना। इनके शहर की बात करते हैं। इनका शहर 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक। देखिए इनका शहर 2 भागों में है, ध्यान से समझिएगा। जितनी बातें बता रहा हूं आप याद दिलाइएगा, एक एक चीज आपके पास में भेजूंगा, ठीक है ना। ये जो मिटा दे रहा हूं ये सब मीट नहीं रहा है, आपके ग्रुप में जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए बस। अब इनका जो ये था इसको हम कहते थे पूर्वी टीला, और इसको क्या कहते थे? पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। अब ध्यान से समझिएगा, अब इन दोनों में अंतर क्या था? देखिए ये क्या है? नदियां हैं, ठीक है ना। ये नदी बह रही है, ठीक, ये नदी है। ये थोड़ा ऊंचाइयों पे रहता था, ये थोड़ा नदी के करीब रहता था। अब भूवैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यहां गरीब लोग रहते थे, यहां पे अमीर लोग रहते थे, ठीक, या हम कह सकते थे यहां पुरोहित रहते थे और यहां आम इंसान रहा करते थे, ठीक। अब ये सर ये बताइए वो लोग ऐसा कैसे अनुमान लगा लिए? ठीक, अनुमान लगाने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, अगर ये ऊंचाइयों पे बसा हुआ शहर है, अगर नदी में बरसात के समय में वो अपना अस्तित्व को थोड़ा सा विकराल करती है। गंगा मां आज जैसे हैं, आप बरसात के समय में देखिएगा इसका जस्ट डबल दिखेंगे, सही बात है कि नहीं? पानी भर जाता है। तो ये नदियां एक वक्त ऐसा आता है जब अपना रूप विशाल ले लेती हैं, ठीक। तो ये जब विशाल लेती हैं तो ये जो गरीब वाले व्यक्ति हैं ये पहले डूबते थे, इनका घर डूब जाता था, ठीक। और जो अमीर होंगे वो अच्छी जगह रहेंगे जहां पे पानी पहुंचे ही ना। अब ये ऊंचाइयों पे हैं तो यहां पे क्या होगा? ऊंचाइयों पे रहने से इनके पास बाढ़ का पानी नहीं जाएगा, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, ये जो ऊंचाइयों पे हैं लोग, इनकी 4 दीवारी होती थी। ये चारों तरफ से बाउंड्री से क्या होता था? पैक होता था, और बीच में एक गेट रहता था। ये गेट हमेशा बंद रहा करता था, ये तभी खुलता था जब यहां का आदमी बाहर जाता हो, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? दरअसल मान लेते हैं जब घर है, अगर इंसान पानी नदियों में पीने जा रहा है तो उस समय के जो जानवर होंगे, शेर बाघ जो भी रहे होंगे, जंगली जानवर, वो भी यही पानी पीने जाते होंगे कि नहीं? अब पानी पिए और बगल में नाश्ता दिख गया, मतलब इंसान अब वो मांस ही खाते हैं, ठीक। जैसे तुम पानी पीने गए, बगल में तुम्हें मीठा गुड़ वगैरह दिखा, तब तो पानी और पिया जाता है गुड़ खा के। तो पहले वो नाश्ता करते थे, इंसानों को खाते थे, फिर जाके पानी पीते थे, फिर डकार लेते थे, पेट भर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जंगली जानवर जब आते थे तो जंगली जानवरों का अटैक यहाँ पे पहले होता था। अब बेचारे गरीब हैं, पैसा नहीं है, क्या करें? सहेंगे। तुम भी नौकरी नहीं पाओगे तो सहोगे, और नौकरी पा जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे तुम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, लेकिन अगर जानवरों को यहां जाना हो तो चारों तरफ से ये पैकिंग की गई है, यहां वो पहुंच पाएंगे क्या? कभी नहीं, पक्की बात। अब जैसे मान लीजिए कोई भी समाज हो, वहां अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, ठीक है ना। यहां भी अच्छे अच्छे लोग रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जो चोर उचक्के टाइप के होंगे,
वो दूसरे को, वो मेहनत नहीं करते, दूसरे के घर में अनाज रखा है, जाएंगे छीन ऊन के ले आएंगे, बढ़िया रोटी वोटी बनेगा खाएंगे। अब अटैक करने वाला जब जाएगा चोर, तो यहां चारों तरफ से बाउंड्री है तो इधर नहीं जा पाएगा, पक्की बात। लेकिन यहां आसानी से जाके अटैक करके इन्हें लूट सकता है। इसीलिए इसे आम जनता या गरीबों का घर कहा गया और इनको अमीर या पुरोहितों का घर कहा गया। अब बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है ना। ये पूरी तरीके से बाउंड्री से क्या था, पैक था। अब इसमें कुछ ऐसे शहर हैं जो शहर थोड़ा सा अपनी अलग विशेषता रखते हैं। जैसे एक शहर है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। ये जो धौलावीरा जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें दो शहर, जो दो भाग हैं, दो भाग न होके एक तीसरा भाग था, इसका नाम था मध्यमा। क्या था? मध्यमा। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां पे तीन भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मध्यमा, तीन भाग होते थे। हर शहर, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं, सब जगह यही है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। केवल धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहां बीच में भी एक समूह मिला जिसको हम मध्यमा कहते हैं। ये बीच में था। बीच मतलब न ये बहुत नीचाई पे था न ऊंचाई पे था, बीचों बीच रहता था। ठीक है ना। अब इस पे वैज्ञानिकों ने बहुत दिमाग नहीं लगा पाए। अगर तुम लगा लेना तो तुम भी किताब में छाप देना, फिर उसको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक। तो बहुत सारी चीजें ये केवल बुद्धि जो मिला उस आधार पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना। तो मध्यमा मिला कहां? धौलावीरा में। ये क्लियर हुआ। इसमें एक जगह है कालीबंगा। कौन सा जगह है? कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है, ध्यान से देखिएगा, कालीबंगा, ये कालीबंगा दो चीजों के लिए बहुत फेमस था। कौन कौन सी चीज? चावल, चावल के साक्ष्य यहां मिले, और बजरी, जूते हुए खेत, और ईंट। ठीक, पकी हुई ईंट। ये माना जाता है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का ट्रांसफर यही लोग करते थे। कौन? कालीबंगा वाले। यही लोग ईंट बनाते थे और ईंटों को क्या करते थे? देते थे एक दूसरे को। ठीक है ना। तो कालीबंगा में ईंटों की कोई कमी नहीं, और जब ईंटों की कमी नहीं तो क्या करेंगे? ये भी बाउंड्री कर देंगे, ये भी बाउंड्री कर देंगे। पक्की बात। तो आप ध्यान रखिए, कालीबंगा में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों में बाउंड्री की गई है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिस स्थल में पूर्वी और पश्चिमी टीला दोनों चार दीवारी से घिरे थे। बाउंड्री मतलब चार दीवारी। ठीक है ना। तो आपका क्या आएगा? कालीबंगा, क्योंकि यहां ईंटों की पर्याप्त मात्रा थी। और दूसरी क्वालिटी, ये जो बाउंड्रियां होती थी, बाहर पकी ईंट लगे रहते थे जो आग में पकाया गया है, लेकिन अंदर कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा की जो है, यहां पे कोई कमी ही नहीं है, दोनों पकी ईंट की बाउंड्री, अंदर बाहर दोनों से पकी ईंट की बाउंड्री बनाई गई। क्लियर हुआ इतनी बातें? किसी को दिक्कत नहीं? चले, एक स्थान है लोथल। क्या है? लोथल और सुतकंडा डोर। ठीक, दो स्थान, लोथल और सुतकंडा डोर। ये दो जगह ऐसा है जिनकी बाउंड्री दोनों नगरों को एक साथ संयोजित की थी। बाउंड्री एक थी, उसमें दोनों थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों एक साथ थे। ठीक है ना। ये कौन सी जगह है? लोथल। ठीक, मैंने क्या बताया? मैंने बताया दो भाग, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है ना। धौलावीरा में एक बीच में आया मध्यमा। ये अमीरों का वर्ग रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग रहते थे वो बाउंड्री के अंदर रहते थे, डाकुओं से भी बचते थे, बाढ़ से भी बचते थे, इसके साथ सुरक्षा के लिए द बेस्ट रहा करता था। इसलिए इसे अमीर या पुरोहित कहा गया, इसे गरीब या आम जनता, क्योंकि यहाँ डाकू भी पहले आते थे, बाढ़ भी पहले आती थी, सबसे पहले कोई भी कब्जा भी कर सकता था। कालीबंगा में ईंटों की पर्याप्त मात्रा होने के कारण यहाँ दोनों पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों क्या है? बाउंड्री, चार दीवारी बनाई गई है। ठीक। लोथल और सुतकंडा डोर में एक बाउंड्री में दोनों नगर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? चले, बहुत सुंदर। अब आइए इनके बारे में बताएं, ये लोग 100 को भी रखते थे कि नहीं? ठीक है ना। चले, अब यहां सबसे पहले ये लोग खाते पीते क्या थे? ठीक है ना। जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं कि नहीं?
क्या सभी शाकाहारी हैं? कुछ मांसाहारी भी बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ठीक। तो शाकाहारी मांसाहारी इंसान, मानव अगर पूछेगा तो मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, ठीक है ना, शाकाहारी और मांसाहारी। यहां के लोग भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सर कैसे पता चला कि मांस भी ये खाए थे? क्या आप भी शेयर किए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। इनके घर के किचन में मछलियों की हड्डियां मिली, इससे पता लगा है कि शायद ये लोग मछलियां खाया करते थे, तभी तो मछली की हड्डी वहां पे मिली। तो मछली की हड्डी इनके किचन में मिली, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मांसाहारी थे। दूसरी चीज, इनके घरों में मुख्यतः जौ आप जानते हैं, जो अब हम लोग यूज नहीं करते, सबसे पहले यही ये लोग खाते थे। जौ सबसे ज्यादा मिला है इनके क्षेत्र में, जौ का सेवन ये सबसे, इनका मुख्य भोजन जौ होता था, ठीक है ना। जौ जिससे सेतुआ बनता है ना, उसका सेवन ये लोग सर्वाधिक करते थे। जौ के बाद गेहूं का सेवन करते थे, ये दो अनाज। चावल भी सेवन करते थे, लेकिन चावल हर जगह नहीं होता था, कहीं कहीं होता था, जैसे लोथल में चावल के दाने भी मिले हैं, इसका मतलब चावल यूज किया करते थे, ठीक है ना। अगर तेल देखें तो ये तिल का तेल भी लेते थे, राई का तेल, ठीक है ना। अगर कपड़े में कपास बहुत मात्रा में होता है आज भी, गुजरात का लोथल बताया ना, आज भी गुजरात और महाराष्ट्र में कपास सबसे ज्यादा होता है, उस समय भी कपास सबसे ज्यादा होते थे, ठीक है ना। और ये करते क्या थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास खूब ढेर सारे कपास हैं और आपको जरूरत है कपास से कपड़े बनेंगे, कपड़े पहनने की, ठीक, लेकिन मेरे पास भोजन नहीं है, कपड़े हैं, तो कपड़े खाऊंगा तो नहीं, ठीक है ना। तो मैं करूंगा क्या, मैं आपको कपड़े दूंगा, आप मुझे अनाज देंगे। कहने का मतलब इनके समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो ज्यादा है हम आपको दे दें, हमको जो जरूरत हो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है ना। तो वस्तु विनिमय मतलब हमारी जरूरत हम आपको दे दें, हमें जो जरूरत है आपके पास ज्यादा है आप हमें दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये चलाते थे वस्तु विनिमय, ठीक है ना। मतलब वस्तुओं का लेन देन होता था, रुपया पैसा नहीं चलता था, ठीक, कि नई नोट चाहिए पुरानी नहीं चाहिए, ठीक। यहां पे वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता था। यहां कोई भी चीज क्या तौल होती थी, क्या तौलने की बटखरा भी मिला है, ठीक है ना। बटखरा 16 के अनुपात में मिला है, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक पौवा और 250-250 ग्राम का बटखरा मिला है 5 किलो का। इनके यहां जो बटखरा मिला 16, 32, 48, ठीक है ना, ऐसे मतलब 16 का अनुपात, 16 से जो कटने वाली संख्या है वही इनका क्या है, बटखरा है, ठीक है ना। ये चीज, ये इनके जीवन का। अब ये लोग क्या मनोरंजन खेल भी खेलते थे तो बता दीजिए, ठीक है ना। खेल खेलते थे, इनका जो मुख्य खेल होता था वो जंगलों में जाना और जानवरों को मारना, मारने के बाद खूब उछलना, यही इनका खेल होता था, ठीक है ना। जैसे बचपन में आप लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, चींटी मटा जो देखे उसी के पीछे पड़ गए हैं, ठीक। जब चल नहीं पाते थे हाथ पैर दोनों से चलते थे, और बहुत सारे लोग तो पकड़ के मसल भी देते थे और कुछ मसलने के बाद पेट में भी डाल लेते थे, ठीक है ना। तो रोहित ध्यान से देखिए, तो ये लोग शिकार करना इनका मनोरंजन का एक हिस्सा होता था, साथ में जिसका शिकार करते थे उसको खाते भी थे लोग, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। तो मनोरंजन के साधन ये हो गए। दूसरी चीज, एक चीज और, ये लोग बड़े शौकीन टाइप के थे, ठीक। कंघी उंगी की व्यवस्था कर लिए थे, ठीक है ना। कंघी ध्यान से रखिएगा, इनके यहां 2 कंघी मिली, 2 प्रकार की कंघी। एक कंघी मिली थी किसकी, ये हाथी के दांत के, किसकी, हाथी के दांत। हाथी का दांत महंगा होता है और सबके बस की बात नहीं होती, तो जो अमीर लोग रहते थे वो हाथी के दांत की कंघी से बाहर अपना वो करते थे। और जो गरीब रहता था, गरीब देखिए, गरीब अमीर बहुत बड़े अंतर नहीं होता, सबकी अपनी इच्छा होती है, ठीक। मेरे सोने की चैन पहनने की अगर औकात नहीं होगी तो मैं जाऊंगा किसी मेले से सोने के कलर का खरीद के आर्टिफिशियल पहन लूंगा, लेकिन अपना शौक पूरा करूंगा। ये लोग भी वैसे होते थे। गरीब ऐसा नहीं रहता था कि अब हमारे पास कंघी नहीं है तो ऐसे बाहर उड़ाए चल देंगे हम, ठीक है ना। तो ये लोग भी करते थे। अब ये मत पूछना क्या बाहर काटने वाला दुकान था क्या, ठीक। एक कंघी और मिली, ये जो कंघी है ये किसकी है, लकड़ी की,
जो गरीब टाइप के लोग होते थे वो लकड़ी को बारीकी से बीच बीच काट के कंघी बना देते थे। तो लकड़ी की कंघी मिली तो कंघी का यूज भी करते थे। अब देखिए इतना ही नहीं, जो अमीर लोग रहा करते थे वो सोने का चैन पहना करते थे। पुरुषों की बात कर रहा हूं, सोने की चैन, हड्डियों में सोने की चैन मिली है गले में, ठीक। इसका मतलब वो यूज करते रहे होंगे सोने का चैन। ये कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, ये यहां बाजू में जो कड़ा, ये सब भी मिला है, ठीक है ना। तो ये लोग ध्यान से देखिएगा, पुरुषों की शौकीनी बता रहा हूं और महिलाओं की भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो यहां पे ये लोग सोने का हार पहनते थे। जो अमीर थे वो सोने का पहनते थे, ठीक। और किसका पहनते थे? चांदी का पहनते थे। अब जो थोड़ा सा मीडियम टाइप के थे आप लोगों की तरह, वो क्या करते थे? वो जाते थे समुद्र के किनारे, सीप लेते थे। सीप जिसको हम शंख बोलते हैं, या जो छोटा छोटा रहता है ना बालू में निकलता है, सीटी उटी ऐसे फंसा के बजाया जाता है, ठीक है ना, उसको सीपी कहते हैं। उसी सीपी में थोड़ा सा छिद्र करके उसी का माला बना के पहनते थे, ठीक है ना। और जो एकदम से गरीब टाइप के होते थे वो शौकीनी में कम नहीं होते थे, वो भी उसी तरीके से होते थे। वो करते क्या थे? मिट्टी का गोला बनाते थे और सीख से उसी में छेद कर लेते थे। और खाना जब भी बनाते थे तो उस खाना बनाने के बाद आग में उसको डाल देते थे और वो पक जाता था, उसी का उसमें डोरी डाल के माला बना लेते थे। तो वो मिट्टी के माले, मिट्टी के मनके पहना करते थे, लेकिन सब पूरा करते थे अपनी शौक, ठीक। तो अमीर वाले सोने चांदी, ठीक, मीडियम वाले सीपी का यूज करते थे, और जो सबसे गरीब होते थे वो मिट्टी के मनके, मिट्टी के मन का मतलब छोटा छोटा बना के उसको पहनते थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। अब आइए पुरुषों का पहनावा देखिए। जो पुरुष वर्ग रहा करते थे ये बड़े सुव्यवस्थित तरीके से रहते थे। ये सूती कपड़ा पहनते थे, और कपड़ा ऐसा नहीं सूती बना लिए टांग लिए झोरा जामा, ठीक है ना। ये बनाने के बाद उसमें खूब कलाकारी करते थे। कहीं मछली छाप देते थे, कहीं फूल छाप देते थे, कहीं घड़ा छाप देते थे, ठीक है ना। और जो मतलब जो देखेंगे वही ये बनाएंगे, ठीक है ना। खोल लेना, तो जो देखेंगे वही बनाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे? ध्यान से देखिएगा, कपड़ों में चित्रकला, चित्रकारी भी करते थे। कपड़े में कुछ भी चीज बनाना हो, अंकन करना हो, वो सारी चीजें। कोई आया क्या? हाँ, आवाज है, ठीक। तो ये लोग कपड़ा जो भी होता था सूती कपड़े यूज करते थे, ऊनी कपड़े भी यूज करते थे, दोनों कपड़े सूती ऊनी, और साथ में कलाकारी में कमी नहीं करते थे, उसमें डिजाइन वगैरह खूब बढ़िया बनवा लेते थे, ठीक है ना। चलिए ये चीज हुआ, ये पुरुषों का। अब आइए महिलाओं का देखते हैं, ठीक है ना। महिलाएं क्या करती थी? अब आपको आश्चर्य होगा, ये 5000 साल पहले की चीजें बता रहा हूं। आज देखिए जितनी चीजें बताए ये सब होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना। तो यही हमारे पूर्वज हैं, ठीक है ना। अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले इनका आईलाइनर मिला है। उस समय भी आईलाइनर चलता था, आईलाइनर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। मतलब काजल, ठीक है ना। तो काजल लिख सकते हैं, काजल मिला। काजल के अलावा महिलाओं में जो सबसे ज्यादा चीज मिली वो लिपस्टिक मिली है, ठीक है ना। ये लोग लिपस्टिक भी यूज किया करते थे। अब वो बनता कैसे था वही लोग जाने, लेकिन लिपस्टिक का साक्ष्य आज भी, और सबसे ज्यादा महिलाओं का यही सामग्री मिला। ये क्या यूज करती थी? लिपस्टिक, ठीक है ना। आज भी देखिए, जो भी हो, सही लिखा है कि गलत आप समझ लेना, ठीक। ये लिपस्टिक, ठीक है ना। महिलाओं का आईलाइनर और लिपस्टिक ये दोनों मिला। इसके अलावा जो अमीर घराने की महिलाएं होती थी वो सोने का हार पहनती थी गले में, ठीक है ना। सोने के हार भी मिले हैं। ये हार आज का नहीं, उस समय का ट्रेंडिंग चल रहा है। तुम्हें लग रहा है अब हार चलता है, पहले चैन चलता था। तो सोने का हार, सोने का हार, ठीक है ना। अब बताइए इतनी चीजें। अब ये लोग, इनका जो कपड़ा होता था वो कपड़ा और बेहतरीन। हम लोग देखते हैं महिलाओं की साड़ी में, साड़ी के नीचे जो बॉर्डर होता है बड़ा बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया रहता है कि नहीं? पल्लू उल्लू जिसको कहते हैं, नीचे जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक। ये लोग भी अपने कपड़े के नीचे वाले पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते थे महिलाएं यहाँ की, ठीक है ना। तो
शौकीनी में कमी नहीं था कुल मिला के, ठीक। आज जितना चल रहा है उतना उस समय भी चलता था। तो इनका ये डिजाइन वाला कपड़ा भी बहुत मिला है, सूती कपड़े भी मिले हैं। अब इनका मनोरंजन का साधन क्या था? उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो ये भी टिकटॉक चलाती, ठीक है ना, इंस्टाग्राम चलाती। अब मोबाइल ना होने के कारण ये लोग, जैसे वो लोग शिकार करने गए, ठीक, अब इनको मनोरंजन का कुछ नहीं होता था घर पे, और घर के अंदर रहना पड़ता था, क्योंकि पर्दा उर्दा लगा है, इसका मतलब सभ्य तरीके से महिलाएं रहती थी। ऐसा नहीं है कि घड़ा लेके अपना टहल रही है पानी भरने के लिए, ठीक। इनको बाहर तक नहीं जाने दिया पड़ा। बगल में नदी होती थी, लेकिन कुआं इसीलिए बनाया गया कि मेरे घर की महिलाएं घर में ही रहें, इतना संस्कार रहता था। तो ये लोग, इनके मनोरंजन का जो साधन होता था, तो पुरुष लोग जाते थे जंगल से मुर्गी पकड़ के ले आते थे, और ये लोग घर पे बैठ के मुर्गी को लड़ाती थी, ठीक है ना। ये इनका मनोरंजन का साधन है, क्योंकि घरों में मुर्गियां बहुत मिली, ठीक है ना, मुर्गियां क्या हुई, बहुत मिली, ऐसे ये लोग मनोरंजन किए, ठीक है ना। इसके अलावा कुत्ते का साक्ष्य बहुत मिला है, ठीक है ना। कुत्ता जो होता है, हर घर में लगभग कुत्ता मिला है, हर एक इंसान। और कुत्ता ये रखते क्यों थे? जंगली जानवरों से बचने के लिए, ठीक। इनके घर जो होते थे, घर के अंदर कमरा था और छत, जैसे हम लोग टाड़ बनाते हैं सामान रखने के लिए, वो ऐसे पूरा ऐसे ऊपर से पूरा पैक रहता था, देखने में छत लगता था। ऊपर एक सीढ़ी रहती थी, उस पे चढ़ के उसके अंदर जाके लोग घुस जाते थे, तो जानवर भी कभी अंदर आ जाता था तो वो पकड़ नहीं पाता था कि ये लोग गए कहां, ठीक। मरता क्या ना करता। तुम भी अगर ये पता हो कि जिंदगी चली जाएगी तो इतना तेज दौड़ोगे जितना तेज मिल्खा नहीं दौड़ पाया आज तक, उतना तेज भागोगे जिंदगी बचाने के लिए। तो ये लोग भी अपने छतों पे ऐसी व्यवस्था रखते थे कि अगर जानवर एंट्री किया, बाघ होग आ गया पानी वानी पीने, तो नाश्ता करके ही जाएगा। तो वो क्या किया, वो लोग सीढ़ी से चढ़े ऊपर चले गए, वो आया घूम टहल के चला गया। अब कुत्ता रहेगा तो क्या करेगा? कुत्ता जैसे गेट पे देखेगा भौंकना शुरू करेगा, वो नजदीक आएगा तो भागेगा अंदर, फिर भौंकेगा, ठीक। और फिर उसके बाद ये लोग अंदर अलर्ट हो जाएंगे कि कोई जानवर आया। अब तुरंत ये लोग अपना जान बचाने के लिए भाग जाएंगे ऊपर छत पे, ठीक है ना। ये व्यवस्था इनकी थी। और कुत्ते को सबसे ज्यादा प्रिय, मानव का पहला साथी कुत्ता ही माना जाता है। कुत्ते को इतना प्रिय मानते थे ये लोग कि जो आदमी मर जाता था, ठीक है ना, जैसे परंपरा होती है हिंदू धर्म में, आज भी है कि लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद भी उनकी कुछ जीवन होती है, उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उस हिसाब से पूरा 13 दिन उनका कार्यक्रम चलाया जाएगा, और बहुत सारी चीजें उनके ओढ़ने, रहने, बिछाने, खाने पीने की चीजें सब दी जाती है 11वें दिन, ठीक है ना। तो वो सारी व्यवस्था हिंदू पद्धति में आज भी है। ऐसी पद्धति इनके समय भी होती थी, ठीक है ना। इनके समय क्या होता था कि ये लोग जब मरते थे, सोचा जो मर गया वो मरा नहीं है, वो कहीं विचरण कर रहा है, ठीक। तो उसके प्रिय चीजें, जैसे जिस कुत्ते को वो ज्यादा मानता है उसको भी मार के वहीं गाड़ देंगे कि ले जाओ इसको भी घुमाओ, ठीक है ना। तो कुत्ते को मार के गाड़ देते थे। वो जिस बर्तन में भोजन करता था उस बर्तन को भी गाड़ दिया जाता था, ठीक है ना, बर्तन भी वहां पे गाड़ दिए जाते थे। मतलब आदमी जितनी चीजें यूज करता था वो सारी चीजें जमीन के अंदर गाड़ दी जाती थी। और कभी कभी तो जैसे मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं हमसे कुछ नहीं, बस हम और हमारा परिवार बहुत प्रिय है, ठीक है ना। अब ये कहने वाले कम है, मैं और मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये ज्यादा लोग हैं। तो उस समय माना जाता है सती प्रथा भी था, क्योंकि युग में समाधि भी मिला है, पुरुष के साथ औरत को भी दफनाया गया है। तो हो सकता है उस समय कहे होंगे उसकी वाइफ की ये चले गए तो फिर हम नहीं रह पाएंगे, हमें ढूंढेंगे, हमको भी गाड़ दो, तो गाड़ दिए कि जाओ तुम भी घूमो इनके साथ, ठीक। तो युग में समाधियां मिली है, तो ये ध्यान रखिए, युग में समाधियां मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की एक ही लाश एक ही जगह पे मिली है, ठीक। अब बताइए क्या सर ये लोग गाड़ते थे, जलाते नहीं थे? जलाने के भी साक्ष्य हैं। ऐसी हड्डियां मिली हैं जो पूरी तरीके से जली है, ये लग रहा है कि इसको जलाया गया है और जलाने से खत्म हुआ है, ठीक। तो जलाने के साक्ष्य हैं और गाड़ने दोनों के साक्ष्य हैं, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी के लोग अंतिम संस्कार में जमीन के अंदर दफन भी करते थे और जलाते, दोनों प्रक्रिया करते थे लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बात हो गई, गाड़ते थे जलाते थे। ये इतना बुद्धिमान टाइप के आदमी थे ये लोग, ठीक है ना। इनका ये क्या है, लालटेन है, बीच में ऐसे ऐसे क्या है, खुला है, ठीक है ना। इसके अंदर ये लोग दीपक जला के रख देते थे
और चारों तरफ से पैक होता था, उसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देते थे। ठीक, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। छेद क्यों करते थे नीरज? हाँ बताओ, किसको पता है? हाँ देखो, इतने पता है, बाकी सब सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा मूर्ख लोग बैठे हैं। हाँ बताइए सत्यन जी। हाँ, आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, अगर चारों तरफ से पैक कर देंगे तो वो जलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये लोग बीच में थोड़ा थोड़ा छेद करते थे। इतना विज्ञान इन्हें भी पता था जितना तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना। और इसमें लोग जलाते थे अपना दीपक, और जलाने के बाद नौखा टाइप का बनाए थे, उसी पे रख देते थे या टांग देते थे। इतनी व्यवस्था इनकी पूरी की मेंटेन बनाई गई थी। अब ये आप समझ गए कि लोग करते क्या थे, क्या नहीं करते थे। कुछ चीजें हैं, जैसे ये स्वास्तिक सिंबल आप लोग बहुत देखते होंगे। कभी भी आप गाड़ी मोटर कुछ खरीदेंगे, यदि हिंदू धर्म से संबंध करते हैं तो ये आपका सबसे अच्छा प्रतीक माना जाता है। इस प्रतीक का जन्म कहां पे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं पे ये प्रतीक मिला था, ठीक है ना। इसके अलावा जो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये शिवलिंग भी वहां पे मिला था, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग भी बहुत मिला। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रिय पशु एक सींग वाला गैंडा। आप मोहनजोदड़ो पिक्चर देखे होंगे तो ऋतिक रोशन के सपने में कौन आता था? एक सींग वाला गैंडा आता था, ठीक। वो सबसे ज्यादा प्रिय था, उसी को ये लोग ईश्वर की तरह मानते थे। ये लोग पेड़ पौधे की पूजा ज्यादा करते थे। पीपल का हम लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते? पीपल को देवता का रूप माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे, हर पेड़ नहीं देता, केवल पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये लोग भी पीपल की पूजा करते थे, ठीक है ना। ये सारा विज्ञान जो आया वही लोग खोज के ले आए थे। हम आप तो पैदा हुए, देख देख के सीख गए, ये लोग उस पर रिसर्च करके तब बनाए थे, ठीक है ना। तो ये भी मिला। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिला है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। या हो सकता है मंदिर रहे हो, मंदिर बोले तो ऐसे ऊपर एक छोटा सा इस तरीके से होना चाहिए, तभी तो मंदिर कहेंगे। ये ध्वज यहां रहेगा, नहीं तो घर और मंदिर में अंतर क्या रह जाएगा। तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। एक गाय है, गाय जानते हैं कि नहीं? गाय जो हम आप देखें हमारे आसपास रहता है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले, गाय कहीं भी नहीं मिला है। और घोड़ा मिला है, सूत कंडा डोर वहीं से मिला और कहीं से नहीं मिला। घोड़ा केवल एक जगह से मिला, गाय की हड्डी कहीं से नहीं मिली, ये पूछा जाता है। दूसरी चीज, लोहा ये लोग पूरी सभ्यता में खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, कहीं भी लोहा मिला नहीं है। तो माना जाता है ये गाय को नहीं जानते थे, मंदिर से बिल्कुल परिचित नहीं थे, लेकिन पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि शिवलिंग मिला, स्वास्तिक मिला, और ध्यान की मुद्रा में इंसान भी मिला है, आदि मानव कहते हैं, ठीक। एक हाथ उसका नहीं है, लेकिन एक हाथ ऐसे ध्यान किया है, इसका मतलब ध्यान, योग और पूजा पद्धति उनके व्यवस्था में रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान करता हुआ इंसान मिला है। तो हम ये कह सकते हैं पूजा ये लोग किया करते थे, लेकिन मंदिर कहीं भी नहीं मिले, लोहा कहीं भी नहीं मिला, गाय कहीं भी नहीं मिला, ठीक है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ये लोग विदेशों में व्यापार करते थे, दूसरे देश में जाते थे, वहां का सामान ले आते थे। सर आप कैसे जान गए? आप पैदा हुए थे क्या उस समय? ऐसा कुछ नहीं है, हमको पता इसलिए चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिली वो दो प्रकार की मोहर मिली। एक तो वर्गाकार मोहर मिली है, और एक आयताकार, और एक बेलनाकार, ठीक है ना, एक बेलनाकार। तो ये जो दो मोहर है ये भारत की मोहर है, ठीक है ना। और ये जो बेलनाकार मोहर है ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां जो मोहर मिला है, मेसोपोटामिया की खुदाई में जो मोहर मिला, सेम वही मोहर कहां पे मिला? भारत में मिला। तो इसका मतलब यह है कि यहां के लोग वहां जाया करते होंगे और वहां के लोग यहां आया करते होंगे, और सामान भी आदान प्रदान होता होगा, तभी तो उनका सामान यहां पे मिला हमको। और हमारा मोहर सिंधु घाटी सभ्यता का मोहर वहां भी मिला है, और वही चीजें लिखी गई है। तो भूवैज्ञानिकों ने यह बताया कि ये लोग विदेशों तक व्यापार किया करते थे, ठीक। अब प्रश्न उठता है सबसे ज्यादा अमीर होता कौन था? क्या राजा कोई होता था क्या? नहीं, यहां सबसे ज्यादा अमीर वाणिज्य वर्ग होता था, यानी बनिया, ठीक। बनिया ये कोई बुराई वाली शब्द नहीं है, कोई हो तो ये मत सोचना बनिया बनिया सर करते हैं।
उस समय वाणिज्य मतलब वो जो व्यापार करने वाले लोग हैं, बनिया, ये पूरे सभ्यता को चलाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार यही करते थे और पूरे संसाधन को उपलब्ध यही कराते थे। इसलिए भूवैज्ञानिकों ने बताया कि शायद उस समय बनिया का वर्चस्व रहा करता था। ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान बताया आपको। ये लोग करते क्या थे, क्या क्या होता था, बहुत सारी चीजें हैं। कौन चीज कहां से मिली ये आपको कल बताऊंगा। ठीक है ना। कौन चीजें कहां से प्राप्त हुई ये आपको कल बताऊंगा। आज मैंने इसका परिचय दिखाया कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, यहां के लोग रहते कैसे थे, खाते क्या क्या थे, इनका घर कैसा था, इनकी क्वालिटी क्या थी। ठीक है ना। इनके यहाँ के लोग कैसे मनोरंजन करते थे, कैसे अपने शौक को पूरा करते थे, ये कल बताऊंगा। और कल बताते बताते एक चीज और बताऊंगा, दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यता जो पूरी दुनिया को रहने और पहनने का संस्कार दिया, वो सभ्यता पलक झपकते ही यहाँ के सभी इंसान मर गए। और कैसे मरे, क्यों मरे, उसका रीजन क्या था, ये चीजें कल चलेगा। ठीक है ना। अब कल तक सोचते रहो मरे कैसे लोग। ठीक।